5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। जाहिर है चुनावों में सियासी लड़ाई चरम पर है, लेकिन 21 नवंबर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई सियासी लड़ाई को तीखे मोड़ पर लेकर आ गई है। ईडी ने मंगलवार को यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। ये संपत्ति दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में है। अब इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस बहुत गुस्से में है, भड़क गई है। कांग्रेस का आरोप है कि 5 राज्यों में बीजेपी की संभावित हार की बौखलाहट में केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं। और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो 2 बचे हुए चुनाव हैं, तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। कार्रवाई हुई यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर, लेकिन नाराज कांग्रेस हो रही है। ये क्या कनेक्शन है? ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। दरअसल कांग्रेस की नाराजगी की वजह है यंग इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स हैं कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बराबर के यानी 38% शेयर होल्डर्स हैं, जबकि 12% शेयर्स मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। अब वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस की मृत्यु हो चुकी है, यानी यंग इंडिया कंपनी पर अब गांधी परिवार के 2 नेताओं का कंट्रोल है और इसीलिए कांग्रेस यंग इंडिया पर कार्रवाई से खफा है। लेकिन दूसरा सवाल है कि आखिर ये कार्रवाई हुई क्यों? दरअसल एक अखबार हुआ करता था, नेशनल हेराल्ड। इस अखबार की शुरुआत 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अखबार को चलाने के लिए एक कंपनी भी बाकायदा बनाई गई थी जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल। तब इस अखबार के माध्यम से नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की मुखालिफत किया करते थे। देश जब आजाद हुआ तो एजेएल को अखबार चलाने के लिए कई शहरों में जमीनें दे दी गई और उन्हीं जमीनों पर बिल्डिंग बनाकर उसके किराए से अखबार का संचालन होता था। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी बना दिया गया, यानी वो कंपनी जो फायदे के लिए व्यापार नहीं करती। और इसी कारण कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत एजेएल को टैक्स में भी छूट मिल गई। लेकिन ये सब जब हो रहा था तब कंपनी में नेहरू के साथ 5000 शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। धीरे धीरे इनमें से कई लोगों का निधन हो गया और साल 2010 आते आते इस कंपनी में सिर्फ 1000 शेयर होल्डर्स रह गए 5 में से, जो ज्यादातर कांग्रेस से जुड़ाव रखने वाले लोग थे। लेकिन जो कार्रवाई कल हुई उसकी वजह 2010 की एक घटना है। अब वो क्या है? 2010 आते आते नेशनल हेराल्ड और एजेएल घाटे में चले गए। एजेएल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। यह कर्ज एजेएल ने कांग्रेस पार्टी से लिया था। भारी कर्ज की वजह से 2008 से ही एजेएल ने नेशनल हेराल्ड सहित अपने सभी अखबारों का प्रकाशन पब्लिकेशन बंद कर दिया। एजेएल पर कर्ज तो 90 करोड़ रुपए का हो गया था, लेकिन अलग अलग शहरों में जो एजेएल कंपनी के पास प्रॉपर्टी थी उसका मूल्यांकन लगभग 2000 करोड़ के आसपास था। लेकिन तभी एक और कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे। 2010 में यंग इंडिया ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। बदले में एजेएल को 50 लाख रुपए दिए गए, यानी 90 करोड़ के कर्ज और 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अधिग्रहित कर दिया। 90 जो करोड़ है उसका तो कर्ज था, उस कर्ज की चुकाएगी के लिए 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो यंग इंडिया को दी गई और यंग इंडिया ने इसके बदले में 50 लाख रुपए दिए। किसे? एजेएल को।
तो एजेएल को ये 50 लाख रुपए भी यंग इंडिया ने जो दिए थे वो मिले थे कांग्रेस पार्टी से। मतलब कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को 50 लाख रुपए दिए, फिर ये 50 लाख रुपए एजेएल के पास गए। यंग इंडिया के हिस्से में 90 करोड़ के कर्ज के साथ 2000 करोड़ की संपत्ति भी आ गई। ये 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडिया को कांग्रेस पार्टी को चुकाना था, लेकिन एजेएल के अधिग्रहण के बाद कांग्रेस ने यंग इंडिया का 90 करोड़ का जो कर्ज है वो माफ कर दिया। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो एजेएल ने कर्ज लिया कांग्रेस से, उस कर्ज को चुकाने के लिए एजेएल को खरीदा कांग्रेस के 4 नेताओं की कंपनी ने, और कंपनी को खरीदने के लिए पैसे लिए गए कांग्रेस पार्टी से, और बाद में कांग्रेस ने यह कर्ज माफ भी कर दिया। आप समझ रहे हैं? मतलब एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। अब एक बेटे ने पिता से कर्ज लिया और वो जो कर्ज है पिता ने इस बेटे को ना देकर दूसरे बेटे को दिया। आप समझ रहे हैं? मैं दोबारा बताती हूँ भाई, एक पिता है, 2 बेटे हैं। एक पिता के ऊपर, और बड़ा और छोटा बेटा कर लेते, तो छोटे बेटे के ऊपर जो है 90 करोड़ रुपए का कर्ज है, और पिता ने जो है वो कर्ज दिया हुआ है। अब बड़े बेटे को पिता ने कहा कि ठीक है, तुम ये कर्ज जो है अपने सर पर ले लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम ये पैसे उसे दे दो। और इस बड़े बेटे ने क्या किया कि 50 लाख रुपए दिए, 90 करोड़ का कहा भाई छोटे भाई मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो तो तुमको मुझे देनी पड़ेगी। तो बड़े बेटे ने 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के एवज में प्रॉपर्टी ली, और जो लोन का पैसा है वो उसके पिता ने दिया। और जैसे ही उसने अधिग्रहित कर लिया उस प्रॉपर्टी को, पिता ने कहा बड़े बेटे को, चल अब मैंने कर्ज माफ कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस को कर्ज माफ करना ही था तो वो सीधे एजेएल का कर देती ना। एजेएल पर जो उसका कर्ज था वो उसी को माफ कर देती। उसने एजेएल के यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण करने का इंतजार क्यों किया? और यही सवाल पूरे मामले को ईडी के दरवाजे पर लेकर पहुंच गया। साल 2012 में एजेएल के अधिग्रहण में यंग इंडिया कंपनी पर धांधली का आरोप लगाकर सांसद और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस ने 2000 करोड़ की संपत्ति वाले एजेएल को खरीद लिया। इन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 2014 में इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई। जांच में ईडी की एंट्री हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी थी, तो इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए का निवेश किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जब बनी थी तो इसमें 5 लाख रुपए का निवेश किया गया था, लेकिन कुछ ही सालों में यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति 800 करोड़ रुपए की हो गई। ये संपत्ति बढ़ी कैसे, इसकी जांच ईडी कर रही है। और उसी दौरान जांच के मंगलवार को ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए और एजेएल की 651 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया। जाहिर है एजेएल का मालिकाना हक भी यंग इंडिया लिमिटेड के पास ही है, तो कुल मिलाकर यंग इंडिया के 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अब जब्त हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मामला 2000 करोड़ की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे का है तो फिर 2014 से लेकर अब तक यानी 9.5 सालों में केंद्र सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसा कहा जा रहा था कि जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो फिर एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब 26 जून 2014 को इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। 19 दिसंबर 2015 सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी हुए, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और अभी भी दोनों जमानत पर हैं। अब दूसरा सवाल उठाया कि कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से। आप पहले कपिल सिब्बल का वो सवाल सुनिए। अब थोड़ा बहुत कानून हम जानते हैं, और ये लोग तो ईडी और इनके महावकील तो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हमें ज़रा बता दें
कि कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि शेयर होल्डर कंपनी का एसेट्स का मालिक बन जाता है। इन सवालों के बीच में एक तथ्य यह भी है कि इस पूरे लेन देन के मामले में सोनिया गांधी से ईडी 3 दिनों में 12 घंटे जो पूछताछ कर चुकी थी। राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। ये दोनों पूछताछ 1.5 साल पहले यानी जून और जुलाई 2022 में हुई थी। और अब ईडी ने कल एक और एक्शन ले लिया। जाहिर है सियासत अपनी जगह है, लेकिन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के बीच का जो लेन देन है उसमें कई ऐसे पेच है जिस पर सियासत और सवाल नहीं थम रहे हैं। भारत में सियासत पे युद्ध विराम भले ही ना थम रहा हो, लेकिन इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम जरूर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों वाले गाजा को मलबे का ढेर बनाकर हमास ने इजराइल से आखिरकार युद्ध विराम कर ही लिया। वो युद्ध जिसमें तकरीबन अब तक 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा के 12 लाख से ज्यादा लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। कितने ही घर उजाड़ दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास के आतंकी ये नहीं जानते थे कि वो इजराइल पर इतना खतरनाक हमला करेंगे तो इजराइल उन्हें बख्शेगा नहीं? वो पक्का जानते थे, लेकिन फिर भी हमला किया और अब उनके किए की सजा सारे गाजा पट्टी को भुगतनी पड़ रही है। 7 अक्टूबर को जो दरिंदगी हमास ने की थी उसकी कीमत गाजा पट्टी के मासूम सिविलियंस भी उठा रहे हैं। सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहे थे, गाजा पर हमले रोकने की मांग कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने एक की ना सुनी और हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार बमबारी करता रहा। लेकिन इजराइल की चिंता बंधकों को छुड़वाने की भी है और यही चिंता अमेरिका की भी है। ये तब होता जब हमले रुकते। हमास को भी यही मुफीद लग रहा था, लेकिन इन आतंकियों के आकाओं को हमले होने या रुकने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो गाजा में रहते ही नहीं। उन्हें फर्क कैसे पड़ता? वो तो विदेश में बैठकर मलाई खा रहे हैं। फिर ये संघर्ष विराम हुआ कैसे? हमास और इजराइल में ऐसा क्या समझौता हुआ? इसकी कहानी आगे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात 4 दिन पहले जो आने लगी थी छन कर कि संघर्ष विराम होगा और ये संघर्ष विराम 4 दिन का होगा, जो कल सुबह 10 बजे से लागू कर दिया जाएगा। इस समझौते में हमास इजराइल के 239 बंधकों में से 50 को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का डिसीजन लिया है। इजराइल कुल मिलाकर 300 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। पहले फेज में 150, दूसरे फेज में 150 ये लौट भेजा जाएगा। काफी जद्दोजहद के बाद कल रात इजराइल हमास के समझौते को मंजूरी मिली। आपस में किसी तरह का कोई बातचीत करके ये रास्ता निकाला गया। इससे पहले इजरायली कैबिनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें हमास के बंधकों की रिहाई के बदले इस समझौते की बात की थी। हालांकि 3 मेंबर्स ने इसका विरोध भी किया और ये 3 सदस्य ज्यूस पावर पार्टी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इस डील में अभी भी एक पेच है। कल सुबह 10 बजे तक का वक्त डील के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इजराइल के कानून के मुताबिक कोर्ट इस समझौते में दखल दे सकता है और इस बीच हमास ने अपना रुख बदल लिया तो फिर ये डील खटाई में पड़ सकती है। कानून के मुताबिक समझौते के 24 घंटे में संघर्ष विराम के खिलाफ इजरायली कोर्ट में अपील की जा सकती है और अपील पर फैसले के दौरान बंदियों की रिहाई नहीं होगी। मतलब समझौते के 24 घंटे पूरे होने के बाद ही इजराइल कैदियों को रिहा कर सकता है। हमास की पकड़ में अब तक अभी भी 239 बंधक बताए जा रहे हैं, जिन्हें हमास ने गाजा पट्टी की सुरंगों में छुपा के रखा हुआ है। अब तक इजराइल की सेना इनके पास पहुंच नहीं पाई है। इसमें इजराइल के अलावा दूसरे देश के बंधक भी शामिल हैं। इजराइल के बंधकों के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के बंदी भी उसमें शामिल हैं। लेकिन इस बार सिर्फ इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। जो समझौता हुआ उसके मुताबिक हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल 300 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों की सूची जारी करेगा, जिसमें से 150 को पहले लॉट में छोड़ेगा। यानी कि एक इजरायली के बदले 3 फिलिस्तीनी। हमास इजराइल के जिन 50 बंधकों को छोड़ेगा उनमें 30 बच्चे हैं, 20 महिलाएं हैं और हर दिन 10 बंधकों को छोड़ा जाएगा। मतलब 5 दिन इसमें लग जाएंगे।
बंधकों की अदला बदली को लेकर इतना वक्त लगेगा, लेकिन समझौता तो सिर्फ 4 दिन का है। 4 दिन तक ही इजराइल गाजा पर हमले नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या 4 दिन बाद युद्ध विराम आगे बढ़ेगा कि युद्ध भीषण हो जाएगा? क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तो कहा है कि लक्ष्य पूरा होने तक जंग तो जारी रहेगी। फिलिस्तीनी समर्थक देश युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं। इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं था और इस युद्ध विराम का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत भी कर लिया है। पीएम मोदी ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। हम सभी को अस्वीकार्य है, सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और मिडिल ईस्ट के व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगर्ग का बहुत अहम योगदान है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर को इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते को जरूरी बताया था। दरअसल 12 नवंबर को हमास ने कई दिनों के बाद इजरायली बंधकों की डिटेल जानकारी इजराइल को दी थी, जिसमें बंधकों की उम्र, लिंग, नेशनैलिटी बताई गई थी। इसके बाद इजराइल अपने लोगों को छुड़वाने के लिए हर हाल में समझौता करना चाहता था, लेकिन हमास ने समझौते पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसी वक्त इजराइल ने अल शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया था। हमास ने इजरायली डिफेंस फोर्स को अल शिफा अस्पताल से बाहर निकलने के लिए कहा। इजराइल ने मना कर दिया। बातचीत पटरी से उतर गई। बातचीत करवाने वाले कतर के अमीर ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, मध्यस्थता की। हमास पर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी तो जो बाइडेन ने कतर के अमीर को फोन किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि समय बीत रहा है भाई। और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन की इस धमकी भरे संदेश के बाद कतर के अमीर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस डील को कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुरू से भरोसा था कि कतर के जरिए हमास के साथ डील को लॉक किया जा सकता है। इजरायल ने मोसाद के चीफ को हमास के साथ चल रही इस वार्ता का मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया था। इस दौरान अमेरिका के CIA चीफ विलियम बर्न्स मोर्चा संभाल रहे थे। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सीधे हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के साथ बात की। आखिरकार इजरायल और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई और 4 दिन के युद्ध विराम पर समझौता हो गया। लेकिन सवाल वही है कि 4 दिन बाद क्या होगा? और इस सवाल का जवाब इस वक्त पूरी दुनिया खंगालने की कोशिश कर रही है। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब दुनिया तो छोड़िए, ना हमास को पता है ना इजरायल को। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम से दुनिया के कई देशों ने हालांकि राहत की सांस ली, क्योंकि जंग कहीं भी हो वो शांति और विकास को रोकती है। जंग 2 मुल्कों में से कोई भी जीते, आम आदमी हार जाता है। और ये बात हिंदुस्तान बहुत अच्छे से समझता है। हिंदुस्तान का मुखिया नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से जानता, बूझता और परखता है। मोदी सरकार के रुख और नीतियों की वजह से हमेशा, चाहे कोई भी इलाके की 2 मुल्क हो, भारत का सम्मान करने से पीछे नहीं हटे। और इसीलिए इस युद्ध विराम पर हमारी पैनी नजर रहने वाली है। और अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे भारत के विकास गाथा पर। तो ग्रोथ स्टोरी हिंदुस्तान की, भारत की उस स्ट्रैटेजी की आज बात हम करने वाले हैं जो यहां हमारी कमाई को बढ़ाएगी, दुनिया को व्यापार का सस्ता और मजबूत विकल्प मुहैया कराएगी। केरल में एक पोर्ट बनकर तैयार है। यह पोर्ट बनाया गया है विजिंगम में। इस पोर्ट की कुछ खास बातें एक नजर में आपको समझा लेते हैं। विजिंगम पोर्ट से भारत का जो व्यापार है वो अब तेजी से होगा।
इस पोर्ट से भारत का एक्सपोर्ट पर जो खर्च है वो कम हो जाएगा और इस पोर्ट से भारत की कमाई भी बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि इस पोर्ट में ऐसा क्या है जो भारत के किसी भी दूसरे पोर्ट में नहीं है, और कैसे विजिंजम ही वो पोर्ट है जो भारत की कमाई को बढ़ाएगा और खर्च को घटाएगा। तो भाई ये जान लीजिए कि भारत हर साल समुद्र के रास्ते 333 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है और 552 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। विजिंजम जो पोर्ट है उसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो ये खर्च हमारा होता है ना, वो कम हो जाएगा। एशिया में भारत भले ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश एशिया में है, लेकिन भारत ने कभी भी अपने समुद्र का फायदा उठाया नहीं। अभी इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर, यानी पश्चिम के देशों के सामान जो है वो पूर्व के देशों तक लाने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहाँ ईस्ट की तरफ लाने के लिए सामान, उसके 3 मेजर ट्रांसशिपमेंट हब है। पहला तो है दुबई का जबेल अली पोर्ट, वो यहाँ पर है। फिर दूसरा है कोलंबो का पोर्ट श्रीलंका में, और फिर है सिंगापुर पोर्ट जो कि सिंगापुर में मौजूद है। तो भाई यहाँ से जितना भी सामान आएगा वो इन 3 पोर्ट्स के थ्रू ही ईस्टर्न इलाके में या पूर्वी इलाके में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर भारत कहाँ है? ये पोर्ट तो श्रीलंका का है। तो दुबई का जबेल अली पोर्ट, श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट और तीसरा सिंगापुर पोर्ट। अब ये ट्रांजिट पोर्ट हब होते क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इनके जरिए कितना और कैसे व्यापार होता है ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये वो जगह है जहां बड़े कार्गो शिप डॉक किए जाते हैं। इन बड़े कार्गो शिप्स को कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स। तो ये अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स 1200 फीट से लंबे होते हैं और एक बार में 14,500 से ज्यादा कंटेनर्स अपने साथ ले जा सकते हैं। अब तक भारत में ऐसा एक भी पोर्ट नहीं था जो इन अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स को डॉक कर सके। भारत के पोर्ट इतने गहरे भी नहीं थे कि इतने बड़े जहाज पोर्ट तक पहुंच सके। इससे भारत को क्या नुकसान था वो आप आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि एशिया के 3 बड़े ट्रांसशिपमेंट हब कमाई कितनी कर रहे थे। तीनों आपको याद है ना, एक तो दुबई है, एक श्रीलंका है और दूसरा सिंगापुर। तो दुबई के जाबेल अली पोर्ट ने 2022 में 163 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, जाबेल अली पोर्ट ने री एक्सपोर्ट, जबकि 2021 में सिंगापुर ने 197 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था। ये आपको मैं डिटेल में कुछ और समझाऊं, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। तो दुबई के जाबेल अली पोर्ट ने 2022 में 163 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2021 में सिंगापुर ने 197 बिलियन डॉलर का री एक्सपोर्ट किया था। ये अब आया वो आंकड़ा। री एक्सपोर्ट से इतनी कमाई, और आप कहेंगे भाई ये री एक्सपोर्ट क्या होता है? री एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक देश से किसी दूसरे देश के पोर्ट तक कंटेनर पहुंचे और फिर उस देश में एक छोटे शिप से कंटेनर उतारकर दूसरे बड़े शिप पर लोड किया जाए और इसके बदले में जो मोटी फीस वसूली जाए उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट। मैं फिर रिपीट कर देती हूं। एक देश से दूसरे देश के पोर्ट तक एक कंटेनर पहुंचे, फिर उस देश में एक छोटे शिप से कंटेनर को उतारा जाए और फिर दूसरे बड़े शिप में लोड किया जाए। तो ये जो ऑफलोडिंग हो रही है और वापस लोडिंग हो रही है, इसकी जो मोटी फीस है उसे कहते हैं री एक्सपोर्ट फीस। इसे ऐसे भी समझिए कि भारत की किसी कंपनी को अपने जो है 100 कंटेनर सामान जर्मनी भेजने हैं। अब वो आप समझेंगे। तो मुंबई है भाई, यहाँ से हमें जर्मनी सामान भिजवाना है, और कितना सामान भिजवाना है? 100 कंटेनर सामान जो है वो जर्मनी भेजना है। तो भाई पहले मुंबई में एक छोटे कंटेनर जो है वो शिप पर लाद कर सामान को दुबई के
जाबेल अली पे एयरपोर्ट तक पहुंचाए। भाई ये तो यहाँ नहीं जाएगी ना, यहाँ से सामान पहुंचेगा यहाँ पर जाबेल अली एयरपोर्ट पर, माफ़ कीजिएगा जाबेल अली पोर्ट पर। फिर वहाँ से उस शिप में जो कंटेनर है वो उतारकर दूसरे बड़े शिप में लोड किया जाएगा और उस सामान को लेकर फिर जाएंगे जर्मनी। इसी व्यवस्था से भारत की कंपनी का मुनाफा कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसे सामान जर्मनी पहुंचाने के लिए दुबई में एक्स्ट्रा फीस चुकानी पड़ी और सामान पहुंचाने में भी देरी हुई, जबकि दुबई को 100 कंटेनर की फीस इत्मीनान से मिल गई। अब एक सवाल ये आप कर सकते हैं कि सीधे छोटे शिप से ही सामान जर्मनी क्यों नहीं भेज दिया हमने, ये क्या ऑफलोडिंग और लोडिंग हो रही थी? तो जवाब ये है कि 4000 कंटेनर वाले शिप के मुकाबले 10,000 कंटेनर या उससे ज्यादा लोड वाले शिप से सामान भेजना 30% तक सस्ता पड़ता है। भारत का 62% कार्गो सिंगापुर, कोलंबो या फिर जाबेल अली पोर्ट के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट के वक्त ही नहीं ऐसा होता, किसी दूसरे देश से जब सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी ऐसा ही होता है। मतलब ऐसे समझिए से कि भारत अगर चीन से कोई सामान मंगाता है, अब तो हम ये दुआ करते हैं कि वहाँ से कोई सामान ना मंगवाना पड़े। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी और ऐसे मुल्क से सामान मंगवाना है जो सी के रूट से आना है, तो बड़ा कार्गो शिप पहले कोलंबो पहुंचेगा, उस इलाके से मंगाएंगे तो फिर कोलंबो से छोटे कार्गो शिप पर लादकर सामान भारत पहुंचता है और ट्रांसशिपमेंट हब को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरफ से फायदा होता है। भारत ने अब 7,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके केरल के विजिंगम में पोर्ट को डेवलप कर दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा, आसान शब्दों में बताती हूँ। भारत का सामान किसी दूसरे देश के ट्रांसशिपमेंट हब के जरिए भेजने पर हर कंटेनर की फीस चुकानी जो पड़ती थी, $200 तक वो फीस हुआ करती थी हर कंटेनर पर। इससे भारत को अब हर साल 200 से $220 मिलियन का जो नुकसान होता था वो बच जाएगा। भारत में बना ट्रांसशिपमेंट हब शुरुआती 5 साल में ही हर साल 1,000 करोड़ रुपए तक बचा देगा और विजिंगम पोर्ट के जरिए दूसरे देशों के कार्गो को शिप करके हर साल 300 करोड़ रुपए की कमाई भी कर लेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि श्रीलंका से अगर हमारे रिश्ते खटास में पड़ते हैं तो हमारा व्यापार भी खतरे में नहीं पड़ेगा। अब विजिंगम पोर्ट ने यह खतरा टाल दिया है कि आपको किसी पर निर्भर होना पड़े। एक और उदाहरण देकर इस पोर्ट की अहमियत को मैं समझाती हूँ। भारत में शिवकाशी में पटाखे बनाए जाते हैं और ये इंडस्ट्री 1,000 करोड़ की है। भारत के पटाखों की पोलैंड और रूस में बहुत डिमांड रहती है, लेकिन पटाखों को खतरनाक बताकर कोलंबो और जाबेल अली पोर्ट पर मौजूद बड़े चीनी जहाज नहीं लेके जाते क्योंकि वो चीन में बने पटाखे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और चीन का पटाखा बाजार 45,000 करोड़ का है और शिवकाशी से छोटे शिप में पटाखे भेजने से कीमत हमारी बढ़ जाती है सामान की। तो भाई उनको जो सस्ता पड़ेगा वो वही मंगाएंगे ना। अब विजिंगम पोर्ट के जरिए भारत अपने पटाखे एक्सपोर्ट कर सकेगा और अगर उसने वर्ल्ड के 15% बाजार पर कब्जा कर लिया तो भारत का पटाखा बाजार 2,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। अब वो सवाल कि विजिंगम पोर्ट को जीरो से डेवलप क्यों किया गया, इसके बजाय मुंबई पोर्ट या मुद्रा पोर्ट को ही ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर हमने क्यों नहीं डेवलप कर दिया, तो इसका भी जवाब है। जवाब यह है कि विजिंगम पोर्ट ईस्ट वेस्ट शिपमेंट कॉरिडोर जहां से दुनिया का 30% व्यापार होता है उससे सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, जबकि अगर मुंबई अगर आप जाएंगे तो वो थोड़ा दूर पड़ेगा, या मुद्रा पोर्ट जो है उसकी भी दूरी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा कारण यह है कि मौजूदा पोर्ट डीप वाटर पोर्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ बड़े जहाज रुक नहीं पाते हैं और विजिंगम के करीब समुद्र की गहराई इतनी है कि वो 20,000 TEU या कंटेनर वाले जहाज को हैंडल आसानी से कर सकता है और इसीलिए भारत ने यह कदम उठाया और विजिंगम पोर्ट आने वाले 6 साल में अपनी लागत को निकालकर मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह हम यही दुआ करते हैं। अब भारत के विकास की नई हाईवे पर जो छलांग थी वो तो खबर हमने आपको बताई कि हमने मॉडर्न अपने आप को करने में
कितनी मेहनत कर दी है ताकि बाकी तमाम मुल्कों से हम कॉम्पीट कर सकें और हमारा मुनाफा हो। लेकिन इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जड़ें भी तो हमें चाहिए ना। आधुनिक सोच तो है, लेकिन परंपरागत ज्ञान विज्ञान भी जो कि सदियों से चला आ रहा है, उसका अनुभव भी तो हमें चाहिए ना। और अगर वो छोड़ दिया तो फिर आप हवा में रहेंगे, जमीन से जुड़े हुए नहीं। अब इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज ये मेरा हिंदुस्तान में बहुत शानदार और आपके काम की खबर है, जो आपकी अपनी ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बड़ी जुड़ी हुई होगी, और ख़ासकर अगर आप हमारे एज ग्रुप में आते होंगे तो। हिंदुस्तान आप जानते हैं परंपरागत ज्ञान और विज्ञान की हर एक बारीकी को समझता है। आज आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आप समझ ही गए होंगे तस्वीरों से कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। पहले हमारे घरों में क्या होता था? चूल्हे पर खाना बनाते थे। सुबह उठते ही हर मेंबर नीम या मिसवाक की दातून करता था। सब ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। बर्तनों की सफाई चूल्हे से निकली राख से हो जाया करती थी। मिट्टी के घड़ों से पानी पिया जाता था। कहीं कोई आयोजन अगर होता तो सब लोग पंगत में बैठकर दोनों पत्तल से, जो दोने पत्तल होते थे, उससे खाया करते थे खाना। और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं। ये सब और ऐसी ही कई सारी दूसरी चीज़ें अमूमन हमने हर घर में देखी, हर इलाके में देखी। आपने भी देखी होगी और हमने तो बाकायदा देखी है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न मतलब थोड़ा और अंग्रेजियत हम में आ गई। हमने अपनी ऐसी तमाम परंपराएं, खाने पीने के तरीके, कुदरत के साथ तालमेल कर जीने का अंदाज सब भुला दिया। यूँ कहें कि हमें उन पर थोड़ा एम्बैरेसमेंट होने लगा। वो हमें पुराने, अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक लगने लगे। लेकिन हम विज्ञान के नज़रिए से उसे देख ही नहीं रहे थे। हम तो दूसरे दुनिया के मुल्कों को कॉपी करने में लगे हुए थे। हमें बड़ी शर्म आती थी जब मम्मा पापा हमें पंगत में बिठाते थे, 10 बार अपने आप को झाड़ते थे। हमें बड़ी शर्म आती थी जब हाथ में हमारे टूथपेस्ट नहीं होता था और दातुन थमा दिया जाता था। आपको याद होगा ना, पहले हमारे बुजुर्ग कोयले से दांत मांजा करते थे। फिर बाद में क्या कहा गया? अरे नहीं नहीं, कोयला बड़ा नुकसान करता है। अब आप देखिए, हर टूथपेस्ट वाला क्या कहता है? हमारे टूथपेस्ट में कोयला है, कार्बन है। पहले हम उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दातुन किया करते थे, दांत मांझा करते थे, तो क्या कहते थे कि नहीं, नमक तो खराब होता है। अब सब चीख चीख कर कह रहे हैं हमारे टूथपेस्ट में नमक है। पहले हम वो दूना पत्तल से खाया करते थे, फिर हमें आदत लग गई वो थर्मोकॉल वाली थाली की। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो डिस्पोजेबल चाहिए, हम पत्तों में खाना नहीं खाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज वही ऑर्गेनिक के नाम पर बिक रहे हैं और हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। केले के पत्ते पर खाने के लिए आपको अब 1001 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं। कुल्हड़ वाली चाय अगर आपको पीनी है तो उस कुल्हड़ वाली चाय के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। और पहले हमें एम्बैरेसमेंट होता था। घड़ा खरीदने जाइए, अब ये आपको एंटीक कहकर बेचा जाता है, जबकि ये हमारी जमीन का है। ये परंपरागत तौर तरीके आज की तारीख में वैज्ञानिक है, क्योंकि पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। इस तथाकथित मॉडर्न होने या ज्यादा अंग्रेजी बनने के चक्कर में हमारा नुकसान हो गया। और एक एक करके दोबारा आपको बता रही हूँ। एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मतलब हम जैसा खाना खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर के साथ, दिलो दिमाग पर वैसे ही पड़ता है। इसी के साथ ये भी अहम है कि खाना किस तरीके से खाया जा रहा है। आजकल लोग खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर खाते हैं ताकि थोड़ा मॉडर्न दिखे, इसीलिए चीनी मिट्टी के या स्टेनलेस स्टील के शानदार बर्तन में चम्मच और छुरी से उसे खाया जाता है। लेकिन पहले का तरीका क्या था? आलती पालती मारिए, हाथों से पीतल के बर्तन या पत्तल या दोनों में खाना खाइए। अब ये जान लीजिए कि कैसे
हमारा तन और मन दुरुस्त रखता है। केले के पत्ते में पॉलीफेनॉल्स नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल से बचाने में हमारी मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व खाने पीने की चीजों में आसानी से मिल जाते हैं और इसके एंटी बैक्टीरियल गुण खाने में मौजूद बैक्टीरिया को भी हटा देते हैं। जहां केला नहीं होता वहां पलाश के पत्तों के दोने बनते या पत्तल बनते। इसमें एंटी बैक्टीरिया और एंटीऑक्सीडेंट दोनों पाए जाते थे जो डायरिया, खांसी, खून की खराबी, लिवर, दूसरी बीमारियों को दूर करते। पलाश के पत्ते बहुत कम जो है वो इलाकों में पाए जाते थे, लेकिन वो काम के बड़े होते थे। शहरों में ग्लूकोज का लेवल संतुलित रखते हैं। इसके अलावा दोने पत्तल का एक और फायदा है। पेपर, प्लास्टिक या थर्मोकोल के जिन डिस्पोजल को हम शान से कभी इस्तेमाल किया करते थे वो आसानी से डिस्पोज नहीं होते हैं और ड्रेन में फंस जाते हैं। हर शहर में कूड़े का पहाड़ ऊंचाई वो बढ़ाते हैं, जबकि ये दोनों पत्तल गड्ढे में डालने से 2-3 दिन के अंदर गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ज़मीन में और ज़्यादा उसको फर्टाइल बनाएंगे मिलकर। दोनों पत्तल कुदरती होते हैं, जबकि इन पर प्लास्टिक की लेयर या केमिकल लगाई जाती है डिस्पोजेबल पर। इससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार भी मिल जाता है अगर दोनों पत्तल का इस्तेमाल होता है। जिस बाजार ने हमें दोनों पत्तल को छोड़कर पेपर, प्लास्टिक या थर्मोकोल के डिस्पोजल दिए, अब वही बाजार जो है पत्तों के बने डिस्पोजल हमें दे रहा है, नई पैकेजिंग में, इको फ्रेंडली बताकर, नई मार्केटिंग करके। और हम सीख भी रहे, अरे हम कैसे, ये हमारी जमीन का दिया हुआ है और अब इसके दाम जो है डिस्पोजेबल से ज्यादा है। अब बताइए बेवकूफ कौन बना? पहले हम लोग दांत को कैसे साफ करते थे? या तो नीम के दातून से या मिसवाक से, कोयले के चूर्ण से, नमक मिलाकर। हमें क्या क्या खराब तरीका है, वे छोड़ दो, गलत है, क्या गांवों की तरह बिहेव कर रहे हो, ऐसा कहा जाता था। और अब टूथपेस्ट क्या हो गया है? दांतों को सड़न से बचाने के लिए अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है? हमारे दांत में क्या कैल्शियम ना, उसे बचाने के लिए खूबसूरत मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस मैदान पे उतरते हैं और ये बताया गया कि देखिए तो ये सफ़ेद वाला टूथपेस्ट चलाइए, दांत तो इसी से चमकेंगे वरना खराब हो जाएंगे। और अब क्या हो रहा है? अब वही जो हमारे दादा, हमारे परदादा इस्तेमाल किया करते थे, वापस वही हो रहा है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ये वही दातुन है जिसका इस्तेमाल हमारे गांव के लोग किया करते थे। अब इसे अमेरिकी सुपरमार्केट में ऑर्गेनिक टूथब्रश के रूप में $15 में बेचा जा रहा है। #मार्केटिंग। $15 मतलब समझ रहे हैं, 1250 रुपये, 1250, जो दातुन फ्री में आसपास में उपलब्ध हुआ करता था उसे खुद अमेरिकन हर्बल बताकर हजारों रुपए में बेच रहे हैं। जिस तरह से हम अमेरिका को कॉपी करते हैं तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा कि यही दातुन हम भी सुपरमार्केट या मॉल में जाकर खरीदते हुए नजर आए इतने ही रुपए में, क्योंकि #मार्केटिंग। नीम एंटी बैक्टीरियल है, जो कुदरती तौर पर नीम के दातून भी हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं। दातून से मुंह में अल्कलाइन या क्षार का जो लेवल है वो ये बनाए रखते हैं। इससे इनेमल फिर से बनाने में मदद भी मिलती है। इससे दांतों में कैविटी भी नहीं होती है। इसके अलावा दांतों में दर्द और मसूड़ों की सूजन भी नहीं होती है। मतलब नीम की चाहे ब्रांडिंग नहीं हुई हो, लेकिन हमारी ओरल हेल्थ का असली चैंपियन तो वही था, दातून। वो जो डंडी हम नीम की तोड़ के लाते थे, वो हम दिखा भी रहे तस्वीरों में। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो सदियों से हमारे जीवन में घुली मिली थी, लेकिन हमको तो शर्म आती थी ना ये सब इस्तेमाल करने में। हमारे बुजुर्ग तो इसको बहुत सहज तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे प्राचीन ज्ञान उन्हें पता था, विज्ञान, रिसर्च उन्हें पता थी। आज घूम फिर कर वहीं आए ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आज हम जो खाना खाते हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी हमने किस कीमत पर अपना है? इसमें चीनी, मैदा, तेल, अजीनोमोटो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। हमने इसके लिए अपने परंपरागत खाने की चीज़ों को छोड़ दिया है। आज कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हमारा देश परंपरागत तौर पर मोटा अनाज खाने वाला देश है। मोटा अनाज अलग अलग इलाकों में मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, जौ,
मोटे अनाज खाए जाते रहे हैं, लेकिन गेहूं ने इन सबको हमारे मेनू से रिप्लेस कर दिया। फास्ट फूड से होने वाले नुकसान को तो हम सब जानते हैं, इसीलिए आज जरूरत इन मोटे अनाज के फायदे को जानने की। रागी में कैल्शियम बहुतायत में पाया जाता है। 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है। डायबिटीज रोगियों को ये जो है वो बहुत फायदा पहुंचाता है। बाजरा प्रोटीन गजब का, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैरोटीन, शरीर को ताकत देता है रागी। ज्वार, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉपर है, आयरन है, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक है। मक्का विटामिन ए, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दिल के मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कैंसर रोगियों के लिए लाभकारी है। जौ प्रोटीन, फाइबर दोनों पाए जाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो भंडार है पौष्टिक तत्वों का। इसमें पाए जाने वाले 8 तरह के अमीनो एसिड शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और परंपरागत खान-पान है, हमारे शरीर के लिए केवल फायदेमंद ही नहीं है बल्कि फायदों का खजाना है। लेकिन इन सब को छोड़कर हमने तमाम ऐसी चीज़ों और खान-पान को अपना लिया जिससे हमारी लाइफ को बहुत नुकसान हो रहा है। और अब यही चीज़ हमें ज़्यादा महंगी मिल रही है। ऑर्गेनिक के नाम पर हम क्या प्रसन्न हो जाते हैं। अरे अपनी ज़मीन को पलट कर देखिए, हमारे बुजुर्ग यही किया करते थे। हमें बस उसी को अपनाने की ज़रूरत है।